जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं खास श्रृंखला चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत पर केंद्रित है। ये श्रृंखला जिसका नाम है सेनापति की शहादत। और इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं यशपाल विवाद। यशपाल को लेकर के जो अलग अलग बातें कही गई, यशपाल ने जो बातें कही उसको लेकर के, और यशपाल का चूँकि आज़ाद की शहादत में, आज़ाद की मौत के पीछे यशपाल का भी हाथ माना जाता है, तो इस संबंध में दस्तावेज क्या बताते हैं, खास तौर पर जो क्रांतिकारी दल से जुड़े लोग थे वो क्या कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यशपाल की ही तरह बाद में जो बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में, हिंदी साहित्यकार के रूप में पहचाने गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उनका भी कुछ संस्मरण है इस विवाद पर। यह आपको पता होगा या आप जान लें, अज्ञेय दिल्ली में जो बम फैक्ट्री थी उसमें काम करते थे। क्रांतिकारी दल से HSRA के साथ उस समय तक जुड़ चुके थे और यशपाल, प्रकाशवती वगैरह के साथ उन्होंने काफ़ी नज़दीक से काम किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह भी देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जब यशपाल को मृत्युदंड की घोषणा की और वीरभद्र तिवारी ने बचा लिया, तो यशपाल दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से प्रकाशवती को अपने साथ लेकर के और पंजाब भाग जाते हैं। साथ में कुछ जो बम वगैरह बनाए गए थे और भी हथियार वगैरह उन्हें लेकर के, तो साथ में उस समय यशपाल के अज्ञेय भी गए हैं। तो इस मामले पर, यशपाल के मामले पर अज्ञेय ने जो संस्मरण में बताया है वो आज हम लोग देखेंगे। यह पूरी बातचीत है, दरअसल इंटरव्यू है अज्ञेय का, और इस किताब का नाम है अज्ञेय अपने बारे में। तो आज हम लोग अज्ञेय अपने बारे में इस किताब से उस हिस्से को लेंगे जहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय बता रहे हैं यशपाल विवाद के बारे में क्या हुआ था। आइए देखते हैं। किताब के पेज 119 पर इसकी हेडिंग है बातचीत का तीसरा दिन। यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, अज्ञेय से सवाल पूछने वाले हैं गोपाल दास। वो कहते हैं, उन दिनों में आपके और साथी यशपाल भी थे, बाद में उपन्यासकार भी रहे, बड़ा नाम रहा। आपके उनसे कैसे संबंध रहे और उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अज्ञेय कहते हैं कि हाँ, मैंने तो अभी उनका नाम भी लिया, इसी दल में उनसे परिचय भी हुआ था और उनकी पत्नी से भी परिचय हुआ। जब प्रकाशवती जी को उनके घर से निकाल कर लाए तब मेरे ही पास आए थे कि हमारी एक सहयोगिनी, एक कॉमरेड उनके शब्दों में है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। तो वह व्यवस्था भी दोनों के लिए मैंने ली थी और उसी सिलसिले में मुझे मालूम हुआ कि ये दोनों कामरेड हों या ना हों, उनका निजी संबंध एक दूसरे स्तर का भी है, जो कि बाद में पार्टी के भीतर से वैमनस्य का और फूट का और अंततोगत्वा पार्टी के टूटने का भी कारण बना। यह तो आरंभ से ही मुझे इसका पता चल गया था, क्योंकि सुरक्षा के लिए मैंने इनके लिए व्यवस्था की थी, पहले डलहौजी में और फिर तब के चंबा राज्य में, और वहाँ एक शिविर में तंबू लगाकर रहने की व्यवस्था की गई थी। 3-4 दिन मैं उनके साथ भी रहा, मैं भी और मेरे एक साथी और यशपाल और प्रकाशवती। उस परिस्थिति में यह न जानने की कोई संभावना नहीं थी कि किसका किसके साथ किस तरह का कोई संबंध है। और इसकी चर्चा मेरे जो दूसरे साथी थे देवराज बोहरा, वो हमारे साथ गए थे व्यवस्था करने, उनसे चर्चा भी हुई थी। और एक दिन जब मुझे किसी काम से बाहर भेजा गया था तब देवराज ने प्रकाशवती को कुछ इस बात को लेकर डांटा भी था कि सच बात हमें नहीं बताई गई थी और क्रांतिकारियों को यह जोखिम में डालना ही है। और फिर इस पर वह रोई धोई भी और यशपाल से शायद शिकायत भी की थी और कहा था कि उन्हें सिद्ध करना है कि वह वास्तव में कामरेड हैं
और उनको भी अस्त्र चाहिए और वह भी कुछ, जिसे दल के मुहावरे में एक्शन कहा जाता था, वह भी कुछ एक्शन करेंगे इत्यादि। वह सब कुछ हुआ नहीं तब, लेकिन लगभग 1 महीना हमने वहाँ उनको डलहौजी में चंबा राज्य के 2-3 अलग अलग स्थलों में सुरक्षित रखा और फिर उसके बाद दिल्ली तक पहुँचा दिया, जहाँ पहुँचाने का काम मेरे जिम्मे था। यहाँ रघुपति सहाय सवाल करते हैं, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह किस समय की बात है। अज्ञेय कहते हैं यह सन 30 की। इसके बाद गोपाल दास कहते हैं कि बाद में आज़ाद यशपाल से नाराज हो गए थे। अज्ञेय अब बताते हैं, हाँ बाद में तो इस कारण से और दूसरे कारणों से यह भी एक आरोप था यशपाल पर कि जो भगत सिंह को छुड़ाने की योजना थी, यशपाल का उसमें विश्वास नहीं था और उनके कारण वह योजना विफल हुई। और जो बम विस्फोट हुआ था जिसमें भगवती चरण वोहरा की मृत्यु हुई, वह भी जानबूझकर कराई गई दुर्घटना थी। यह आरोप अब तो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उस समय ऐसा अभियोग था कि केवल आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी। यशपाल चाहते थे कि बम फट जाए और वह सारा काम रुक जाए, और वैसा ही हुआ। यह भी एक आरोप उन पर था। और जो इस संगठन की केंद्रीय समिति थी, मैं उसका सदस्य नहीं था, इसलिए यह बात मैं दूसरों से जानी हुई कह रहा हूँ, उसमें यह निश्चय किया गया था कि उनको अलग कर दिया जाए संगठन से, और गुप्त संगठन में किसी को अलग करने का और कोई उपाय तो होता नहीं है सिवाय इसके कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि अलग कर देने के बाद पूरा का पूरा गुप्त संगठन खतरे में पड़ जा सकता है। तो यही निर्णय हुआ था कि इनको हटा दिया जाए इसी अर्थ में। लेकिन इसकी सूचना तत्काल ही किसी ने उन्हें दे भी दी कि ऐसा निर्णय हुआ है और वह भाग जाए। तो जब भागे तब उन्होंने यह बात दिल्ली की है। तब दिल्ली में एक विस्फोट बनाने का कारखाना हम लोग चला रहे थे और उस कारखाने में वैज्ञानिक मैं था, कहलाता भी था साइंटिस्ट ही। विस्फोट बनाने का काम भी मेरे जिम्मे था। हम लोग इस इंटरव्यू का सिर्फ वो हिस्सा देख रहे हैं जहां पर यशपाल विवाद से जुड़ी बातें कही गई हैं। चूँकि बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, तो फिर हम लोग आते हैं पेज 122 पर। रघुवीर सहाय पूछते हैं कि आप यह बता रहे थे कि यशपाल को लिक्विडेट करने का प्रस्ताव या कि आदेश क्या था, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ, और फिर उसमें आपकी क्या भूमिका थी, यह भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ। आगे इसके जवाब में कहते हैं, आदेश था इतना मैं जानता हूं, लेकिन जितना मेरी जानकारी में था, कानपुर में यह निश्चय हुआ था और यशपाल काफ़ी घबराए हुए से आए और उन्होंने कहा कि हमको फौरन यहाँ से चल देना है, यह आदेश हुआ है। और मुझे उन्होंने साथ चलने के लिए कहा और यह कहा कि जितना भी यह विस्फोट बना है और जो भी हथियार वगैरह यहाँ कारखाने में हैं, सब लेकर चलना है। तो उनकी घबराहट से, और क्योंकि मैं कुछ जानता भी था कि इस तरह की बात कुछ हो रही है, यह नहीं जानता था कि केंद्रीय समिति ने क्या निर्णय किया, लेकिन यह जानता था कि उन पर संदेह है और तरह तरह के आरोप हैं। तो विमल प्रसाद जी से मैंने इस बारे में परामर्श किया कि यह मुझे साथ चलने के लिए कह रहे हैं, मुझ पर इनको विश्वास है इतना, और क्योंकि विश्वास है इसलिए मैं समझता हूं कि साथ मुझे जाना चाहिए उन सब चीज़ों की रक्षा के लिए जो कि वह साथ ले जा रहे हैं। तो विमल से विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि मैं साथ जाऊं और यह सारा विस्फोट और जितने हथियार हैं वह यशपाल अगर ले जाना चाहते हैं तो साथ ले जाऊं, लेकिन मैं उन्हें अपने कब्जे में रखूं और अपने कब्जे से बाहर न जाने दूं। और विमल चंद्रशेखर आज़ाद को इसकी सूचना देंगे कि यह उनकी जानकारी और उनकी सलाह से हुआ है, उनके प्रति विश्वासघात नहीं है। और इसी प्रकार फिर यशपाल के साथ मैं, या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस समय की, यह भी कह सकता हूं कि मेरे साथ वह यशपाल लाहौर गए और 2 दिन बाद फिर वहां केंद्रीय समिति के आदेश से धनवंतरी आए और उन्हें लिक्विडेट करने का, जैसा आपने कहा, काम उन्हीं को सौंपा गया था। और वहां वह मुझको मिले और उन्होंने बताया कि ऐसा निश्चय हुआ है और यह काम उन्हें करना है। रघुवीर सहाय यहाँ पर सवाल पूछते हैं, इस प्रसंग को लेकर बहुत बाद में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, क्या अब वे स्पष्ट हो चुकी हैं बातें या कोई बाकी हैं? जवाब में अज्ञेय कहते हैं, विवाद तो इस तरह के खड़े हुए और यह गुप्त संगठनों का काम तो ऐसा होता ही है कि अंतिम रूप से तो इस तरह के विवाद, संदेह पर आधारित विवाद जो होते हैं, उनका कोई हल नहीं होता, संदेह बने ही रहते हैं। इसको लेकर विवाद हुआ कि किसने यशपाल को बताया था। यशपाल ने स्वयं ऐसा लिखा भी है कि उन पर विश्वास हुआ ही नहीं था और वास्तव में तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें बहुत महत्व का काम सौंपा था
था, एक प्रदेश के कमांडर इन चीफ वह नियुक्त किए गए इत्यादि। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि अर्ध सत्य हैं, कुछ बातें छिपा लेने से या न कहने से बाकी बातों को बिल्कुल दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि यह बात सच है कि यशपाल पर विश्वास नहीं रहा था। यह बात सच है कि उन्हें हटा देने का निर्णय हुआ था। यह भी बात सच है कि बाद में उन्हें एक अंचल का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। लेकिन पूरी सच्चाई यह है कि निश्चय इसलिए किया गया कि जब उनको लिक्विडेट नहीं किया गया और उन्हें इस बात की सूचना हो गई कि ऐसा निर्णय हुआ है, तब उन्हें संगठन से अलग कर देने के लिए दूसरी युक्ति यह अपनाई गई कि उन्हें ऐसे प्रदेश में भेज दिया जाए, यानी एक तरह से निर्वासित किया जाए, जहां कि इस दल का कोई संगठन नहीं था और जिन भी लोगों के सहारे यशपाल फूट को आगे बढ़ा सकते, उनसे उसका संपर्क टूट जाए। इस आधार पर उन्हें कहा गया कि वह सिंध में जाकर नया संगठन खड़ा करें और उन लोगों से कोई संपर्क न रखें जो कि अभी संगठन में हैं। यह निर्णय भी हुआ था। इसकी चर्चा तो यशपाल करते हैं, लेकिन क्यों इस निर्णय पर पहुंचे, पहले निर्णय को बदलकर इसका वह कोई उल्लेख नहीं करते। तो इस तरह कई बातें सच होकर भी झूठ हो जाती हैं, क्योंकि उनके संदर्भ काट दिए गए होते हैं। सिंहावलोकन में कई जगह इस तरह की बात की गई है कि कुछ घटनाएं उन्होंने सामने रख दी हैं जो कि सच हैं, लेकिन उस घटना का वास्तविक रूप क्या था, यानी बात कैसे उस घटना तक पहुंची, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। और फिर साक्ष्य के रूप में ऐसे लोगों का नाम तब भी लिया है जो कि इसको प्रमाणित करने या काटने के लिए उपस्थित नहीं थे, यानी कि जीवित नहीं रहे थे। प्रायः उन्होंने साक्षी के रूप में तब भी ऐसे लोगों का उल्लेख किया जो कि जीवित नहीं रहे थे और उनके जीवन काल में कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका वह खंडन कर सकते। यहाँ गोपाल दास सवाल करते हैं, वात्स्यायन जी, दो चीज इस मामले में जानना चाहता हूँ संक्षेप में। एक, आज़ाद के बारे में लोग कहते हैं कि संयोग था कि पुलिस वहां पहुंच गई, और लोग कहते हैं कि मुखबिर ने उनको बताया पुलिस को कि आज़ाद कहाँ हैं। इस बारे में कुछ आप जानकारी। इसके जवाब में अज्ञेय कहते हैं, कुल मिलाकर जितनी जानकारी है पुलिस की ओर से या दूसरे सूत्रों से, उससे यह तो मानना पड़ता है कि पुलिस को कुछ सूचना मिल गई थी। अब यह सूचना कहां से मिली, इसके बारे में आरोप भी रहे हैं। कुछ ने उस व्यक्ति पर संदेह किया जो उस समय उनके साथ थे, सुखदेव राज पर, और कुछ ने एक दूसरे व्यक्ति पर जो कि केंद्रीय समिति का भी रहा और जो बाद में साक्ष्य से और खुद उसके बयान से ऐसा जान पड़ता है कि तब भी मुखबिर था। मैं तो समझता हूं कि यह दूसरी बात ही ठीक है कि वहीं से सूचना मिली थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सब बातें उस समय भी ऐसी स्थिति में थी कि कोई अंतिम रूप से प्रमाणित उन्हें नहीं किया जा सकता। संदेह के लिए गुंजाइश बनी रहती, अब भी वैसा ही है। अगला सवाल यशपाल के लेखन को लेकर के है और अज्ञेय उसमें कहते हैं, उस जवाब के एक हिस्से में, मैंने सिंहावलोकन पढ़ा है और देखता हूँ कि उसमें किस तरह सच्चाई को विकृत किया गया है। सोचता हूँ कि यशपाल अगर उपन्यास ही लिखते तो शायद उन बातों को ज़्यादा सच्चाई के साथ बता पाते। तो ये आप देख रहे थे, पढ़ रहे थे पूरा इंटरव्यू जो अज्ञेय का है, और इसे देखने से भी यशपाल पर जो संदेह है वो और गहरा होता चला जाता है। साथ ही यह भी और अधिक स्पष्ट होता है कि वीरभद्र तिवारी का हाथ था आज़ाद की शहादत के पीछे। इसमें अज्ञेय यहाँ तक कहते हैं कि सिंहावलोकन पढ़ करके हमें आश्चर्य होता है कि किस तरह से सच्चाई को यशपाल ने विकृत किया है, यानी गलत ढंग से बताया है। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे और दूसरे क्रांतिकारियों के संस्मरण, इस विवाद पर, इस प्रकरण पर, यशपाल को लेकर के जो है वीरभद्र तिवारी का भी नाम उसमें शामिल होगा, और क्या क्या हुआ था उस समय, क्या क्या कहे गए थे, क्यों संदेह था, और भी दूसरे दस्तावेज क्या कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं आपने किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस तरह की विचारधारा में लोग यकीन रखते हैं, जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, उन तक इन वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।